नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. हा आजचा जो कार्यक्रम आहे हा गंबा सरदार स्मृती व्याख्यानाचा कार्यक्रम आहे आणि हे व्याख्यान शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालय, PUCL आणि मायनॉरिटीज व्हॉइस या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेले. या तीनही संस्थांच्या वतीनं मी आपले स्वागत करतो. आपले आजचे वक्ते मनोज कुमार झा यांचेही मी स्वागत करतो. मनोज जी, आपका पुणे में और इस मंच पे स्वागत. सभागृहामध्ये अनेक मान्यवर बसलेले, त्यांचं आणि पत्रकारांचं पण मी स्वागत करतो. व्यासपीठावर PUCL चे पदाधिकारी, लेखक, पत्रकार आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते भाषांतरकार मिलिंद चंपानेरकर उपस्थित आहेत. मायनॉरिटीज व्हॉइसचे प्रतिनिधी, युवा अभ्यासक, संशोधक आणि खैरलांजी ते रोहित या पुस्तकाचे लेखक केशव वाघमारे उपस्थित आहेत. समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका आणि ब्रह्मे ग्रंथालयाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्या डॉक्टर वंदना पलसाने आणि मायनॉरिटीज व्हॉइसच्या प्रतिनिधी, ज्यांना फ्रॅक्चर फ्रीडम या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी राज्य सरकारने पुरस्कार दिला आणि परत घेतला, अशा अनघा लेले व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. अनघा लेले व्यासपीठावर या. पुढील वर्षी देशभरामध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं आहे. हे उघड आहे, आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. पण महाराष्ट्राच्या ज्ञान परंपरेमध्ये भर घालण्याचाही हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. गंबा सरदार हे ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालयाचे संस्थापक विश्वस्त होते. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या स्मृतीनिमित्त हे व्याख्यान सुरू करत आहोत. याचबरोबर ग्रंथालयाचे जे पहिले विश्वस्त होते धनंजयराव गाडगीळ आणि सुलभा ब्रह्मे यांच्याही नावानं यापुढे लवकरच व्याख्यानं आयोजित करण्याचा ग्रंथालयाचा प्रयत्न आहे. गंबा सरदार, आपल्याला माहिती आहे की गंगाधर बाळकृष्ण सरदार, जे महाराष्ट्राने गंबा म्हणून ओळखले, त्यांचा एकूण काळ हा 2 ऑक्टोबर 1908 ते 1 डिसेंबर 1988 असा आहे. प्राध्यापक, SNDT विद्यापीठात मराठी विभागाचे प्रमुख, लेखक आणि 1980 साली बार्शी येथे भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि तत्वचिंतक अशी सरदारांची कारकीर्द होती. 1937 ते 88 या काळामध्ये सरदारांनी विपुल लेखन केले आणि हे सगळं लिखाण चिंतनाच्या अंगाने जाणारं आणि समाज परिवर्तनाचा वेध घेणारं असं होतं. संत साहित्य, आगरकरांचा सामाजिक तत्वविचार, गांधी आणि आंबेडकर, धर्म आणि समाज परिवर्तन, परंपरा आणि परिवर्तन, प्रबोधनातील पाऊल खुणा, महात्मा फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे आणि रानडे प्रणीत सामाजिक सुधारणेची तत्वमीमांसा, अशी काही त्यांच्या लेखनाची उदाहरणे आहेत. त्यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलं की मी खूप लेखन केलेलं नाही, मात्र जे लेखन केलं ते समाज प्रबोधन समोर ठेवून केलं आहे. 20व्या शतकामध्ये ज्या तत्वचिंतकांनी महाराष्ट्रामध्ये समाज जीवन घडवले त्यामध्ये गंबा सरदार यांचं नाव अग्रक्रमाने घ्यावं लागेल. त्यामुळेच त्यांच्या स्मृतीनिमित्त हे व्याख्यान आयोजित करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. सरदार यांची सून, दारूबंदी चळवळीच्या खूप मोठ्या कार्यकर्त्या आणि ऑर्गॅनिक शेतीच्या पुरस्कर्त्या आणि उत्पादक वसुधा सरदार या आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन मनोज कुमार झा यांचं स्वागत करावं. आनंद तेलतुंबडे यांची नुकतीच हिंदीमध्ये अनुवादित झालेली पुस्तकं आपण मनोज झा यांना भेट स्वरूपात दिलेली आहेत. मी मिलिंद चंपानेरकर यांना PUCL ची भूमिका सांगण्यासाठी आमंत्रित करतो. मुझे पता है कि आप सब मनोज कुमार जी को सुनने के लिए आए हैं,
इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। और PUCL तो सब जानते हैं, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला होता है, सिविल लिबर्टीज़ का प्रॉब्लम आता है, तब PUCL या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाती है, या तो सत्य शोधन समिति के इससे ये करती है, कुछ स्टडी मटेरियल भी लाती है, लोगों के सामने सब लाते रहती है। तो अभी आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक और इलेक्शन 2024, ये कब से लग रहा था कि जब भी कुछ होता है तो हम कोर्ट की तरफ जाते हैं, कोर्ट से कभी मिलता है रिलीफ, कभी नहीं मिलता है, लेकिन गए 9 वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा हमला अगर फेस करना पड़ रहा है तो माइनॉरिटीज़ को, कभी लिंचिंग की इससे, या तो कभी रिलीजियस प्लेसेस पे हमला, कभी कुछ नॉन एक्टर्स से हमला होता है तो भी स्टेट से उनको जैसे कि इम्यूनिटी मिलती है, ऐसा सब सिनेरियो हम गए 9 बरस से देख रहे हैं। तो एक मन में हमारे जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटीज़ वॉइस और शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालय, हमको ये लग रहा था कि तो माइनॉरिटीज़ किस नज़रिए से इसको देखे, और अगर रिलीफ चाहे तो किससे चाहे। तो जरूर कुछ विरोधी पक्ष जो है उनको पूरे सीरियसनेस से बताना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज को फील क्या हो रहा है और वो क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और दुख की बात यह है कि ना तो सिर्फ रूलिंग पार्टी, लेकिन कुछ बहुत सारे विरोधी पक्ष जो है उन्होंने कभी कुछ खास भूमिका नहीं ली, या तो उनके प्रॉब्लम्स को देखा नहीं है, और रिप्रेशन तो खुलेआम हो रहा था, अपने सबके सामने हो रहा था, और एक डर का जो माहौल था, एक चिलिंग इफेक्ट जो है, उसमें बहुत सारी चीजें लोगों ने नजरअंदाज एक तरह से की। हम लोग सभी लोगों ने ऐसे सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए हमने ये सोचा कि इस बारे में कुछ अच्छे वक्ता बुलाए, और जो कि हम मनोज कुमार जी को देख रहे संसद में, वो बहुत गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को संसद में बड़े इफेक्टिवली पेश किया है। और काफी सारे सांसद बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत खूंखार चेहरा करके बोलते रहते हैं। लेकिन मनोज कुमार जी की खासियत ये है कि वो कभी शायरी का अंदाज लेते हैं, या तो हंसी मजाक करके यूं यूं करके उनको पॉकेट में कर डालते हैं। उनको बस 2 मिनट सुनिए, मैं आप ही के मन की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ तो वो डायलॉग बोल देते हैं। और स्पीकर भी मालूम है हमको कि अपोजिशन के लिए ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन मैंने 1-2 वाकया देखे कि मनोज कुमार जी उनको बोलते बस 2 मिनट स्पीकर साहब, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना वो आप सुनने के बाद आप मुझे बोलेंगे और 7 मिनट बोलिए। और ऐसे रियलिटी में होते हुए देखा है हमने, तो इसलिए बोला हमने सोचा कि यही एक वक्ता है जो इस बारे में काफी जस्टिस दे सकता है। एक छोटी चीज आपको बताते हुए मैं अपना ये स्पीच बोलूंगा। 30 सितंबर की बात है, यानी 1.5 महीना हो गया। तो एक पत्रकार ने अपने परराष्ट्र मंत्री को पूछा कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उनका स्टेटमेंट है, 30 सितंबर की बात है, आई डिफाई यू टू शो मी डिस्क्रिमिनेशन। तो हम तो दम रहेंगे कि क्या बोल रहे हैं, शो मी डिस्क्रिमिनेशन है। 9 बरस क्या चल रहा है, एक तो ये तो स्ट्रेटेजिकली ये उत्तर दे रहे हैं, या तो नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ परराष्ट्र की बातें देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं। लेकिन ऐसे सारे हालात है तो इसलिए हमने मनोज कुमार जी को हमारा एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा, और उनसे क्या अपेक्षा है वो उनको स्पष्ट किया। और उसमें हमने ये सब जो हालात है, क्योंकि अभी तो इस तरह से हो गया कि कोई भी आता है, आरसीएफ का जवान है, कोई ट्रेन में घुसता है और कौन से रिलीजन पे
3-4 गोली चला देता है और मार डालता है, यानी इस तरह से हालात हो रहे हैं और पूरी इम्यूनिटी इसका सुनाई भी नहीं दे रहा है कि उनके बारे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जो भी उनको कंसेप्ट में भेजा तो उन्होंने उनको कुछ सवाल हमने भेजे हैं। अब ऐसे हालात में अल्पसंख्यकों ने इन चुनाव की तरफ किस नजरिए से देखना चाहिए, उनकी क्या विजन होनी चाहिए, उनकी विपक्ष से क्या उम्मीदें हो सकती है, इस लोकसभा चुनाव के माने उनके लिए क्या हो सकते हैं, क्या अल्पसंख्यक समुदायों को बड़े राजनीतिक दल पर निर्भर रहे बिना अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान अस्मिता से पर खड़ी करना संभव नहीं है। बस ऐसे गिने चुने 5-6 सवाल है, उनके जवाब वो जरूर देंगे, ऐसे हमारी अपेक्षा है। नमस्कार. फक्त 3 ते 4 मिनिटांमध्ये शंकर ब्रह्मे ग्रंथालयाबद्दल थोडंसं सांगणार आहे. बहुतेक लोकांना इथे माहिती असेल, पण तरी थोडं डिटेलमध्ये. आत्ताच नितीन यांनी सांगितल्याप्रमाणे गंबा सरदार हे ग्रंथालयाच्या पहिल्या 3 विश्वस्तांपैकी होते. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ व्याख्यानमालेमधील हे पहिले व्याख्यान आहे. शंकर ब्रह्मे यांचे स्वप्न होते की समाज विज्ञानाच्या पुस्तकांचे एक स्वतंत्र ग्रंथालय असावे. आपल्या सगळ्यांनाच याचं महत्त्व पटू शकतं. जिज्ञासू वाचकांना याचा मुक्त वापर करता यावा, समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तसेच निर्भीड आणि मनमोकळी चर्चा व्हावी, चर्चासत्र व्हावीत आणि या सगळ्यातून संवेदनाक्षम नवनिर्मितीची प्रेरणा असणारे तरुण तरुणी तयार व्हावे. 1969 मध्ये सुलभा ब्रह्मे यांनी ग्रंथालय काही महत्त्वाची उद्दिष्टे घेऊन सुरू केले. लॉ कॉलेज रोडवर नळस्टॉपला निर्मिती शोरूम समोर ही इमारत आहे. उद्दिष्टे अगदी साधी सोपी आणि महत्त्वाची आहेत. विचार प्रवर्तक वाङ्मय ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध करून देणे, वाचन आणि अभ्यासासाठी मार्गदर्शन आणि जागा उपलब्ध करून देणे, व्याख्याने चर्चासत्रे आयोजित करणे आणि प्रगत विचार प्रवर्तक लिखाण प्रसिद्ध करणे. ग्रंथालयाचा वैचारिक साहित्यावर भर आहे. त्यानुसार आपल्याला इथे अनेक दुर्मिळ मार्क्सवादी आणि पुरोगामी पुस्तकांचा खजिना सापडतो. ग्रंथालयाचे मुख्य उद्दिष्ट पुरोगामी चळवळींना या सर्वाचा उपयोग व्हावा आणि त्यांना बळ मिळावे हे आहे. ग्रंथालय सुरू करताना जी ध्येय समोर ठेवली गेली त्याची पूर्तता करण्यासाठी आजही ग्रंथालयाचे विश्वस्त धडपडत आहेत. त्यासाठी काही उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सामाजिक आर्थिक विषयांवर संशोधन करणे, रिसर्च सेंटर सुरू करणे, व्यासपीठे निर्माण करणे, प्रबोधनपर साहित्य प्रकाशित करणे, यामध्ये अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर सोप्या भाषेत आणि सर्वांना परवडतील अशा पुस्तिकांचा समावेश आहे. व्याख्याने चर्चासत्रे अभ्यास वर्ग आयोजित करणे, तसेच पुरोगामी गटांना आणि चळवळींना सभा बैठकांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे. याचबरोबर जागतिक सिनेमा आणूया मराठीत हा अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम ग्रंथालय गेली 3 वर्षे राबवत आहे. त्यात आत्तापर्यंत 150 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय जवळपास 150 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नावाजलेल्या सिनेमांना मराठी सबटायटल्ससह दर शनिवारी सदस्यांसाठी प्रसारित केले जाते. येत्या डिसेंबरपासून ग्रंथालय सर्वांसाठी खुले करण्याच्या दृष्टीने युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. आपण आशा करूया की शंकर ब्रह्मे ग्रंथालय ज्या विचाराने जे स्वप्न घेऊन उभे राहिले ते अनेकांपर्यंत पोहोचून आपली उद्दिष्टे पूर्ण करेल. केशव वाघमारे यांना मी आमंत्रित करतो. मायनॉरिटीज व्हॉइस बद्दल त्यांनी आपण सगळेजण मनोज कुमार झा यांनाच ऐकायला आलेलो आहोत, परंतु त्याच्या पूर्वीच्या ज्या काही औपचारिकता आहेत आणि तोपर्यंत एक सभागृह पण भरेल अशी दुहेरी स्ट्रॅटेजी आहे की ते औपचारिकता पण भरता येईल आणि सभागृहात आणखी काही लोक आहेत त्यांना झा सरांचं भाषण ऐकता येईल. तर बेसिकली मायनॉरिटी व्हॉइस असा मी एक मंच महाराष्ट्रभरामध्ये उभा करण्याचा प्रयत्न केला. त्याची भूमिका मी अगदी 5 मिनिटांमध्ये मांडेल की गेल्या 9 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं दलित, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांच्या अल्पसंख्याक समूहांना देशभरामध्ये ज्या एका हिंसक घटनेला लिंचिंग आणि त्यांचं बेसिकली जे डिह्युमनायझेशन होण्याची जी सगळी प्रक्रिया आहे ती किती जोरानं आपण सगळ्याकडे बघतो आहोत. मला असं मुळीच मानायचं नाही की गेल्या 9 वर्षाच्या पाठीमागं या देशामध्ये काहीतरी एक सवर्ण काळ होता आणि तिथं सगळं अबाधित चंगा होता, असं नाहीये.
परंतु त्याची जी एक प्रक्रिया खूप जोराने गेलेली आणि महाराष्ट्रामध्ये टिपू सुलतानचं एक स्टेटस ठेवलं किंवा फेसबुकला पोस्ट टाकली म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रात काय काय घडलं हे सगळं आपल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांना माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक अर्थानं मायनॉरिटी समूहांना एका डेमोक्रॅटिक डिस्कोर्स मधूनच बाहेर फेकण्याचं जे काही एक काम महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होताना दिसतंय. म्हणजे त्यांचे सांस्कृतिक चिन्ह मिटवण्यापासून की त्यांना एकदम एका गेटोआयझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये ढकलण्यापर्यंतची एक प्रक्रिया खूप जोरानं दिसते आहे. एकीकडे ही मुस्लिम समाजाच्या बद्दलची एक भूमिका दिसते आहे, पण दुसरीकडे दलित समाजाच्या बद्दल पण एका वेगळ्या पद्धतीनं जी दिसते आहे ती एज्युकेशन मध्ये दिसते आहे. की रोहित वेमुलापासून जी सगळी प्रक्रिया सुरू झाली त्यापर्यंत जस्ट एक 8 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनानं एक GR काढला की फॉरेन स्कॉलरशिप मध्ये आणि PhD मध्ये आता दलित विद्यार्थ्याला क्रिमिलियर लावलं जाईल. म्हणजे हे इतकं अनकॉन्स्टिट्युशनल गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. कारण का दलितांनी जी बेसिकली त्यांच्या सगळ्या प्रगतीचं एकमेव दार आहे ते एज्युकेशन आहे आणि ते एज्युकेशनच महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीने बंद करण्याचं काम महाराष्ट्रामध्ये घडताना दिसतंय वेगवेगळ्या पातळीवर. किंवा चर्चच्या बद्दल पण किंवा ख्रिश्चन समूहाच्या बद्दल पण आपल्याला खूप मोठ्या पद्धतीने असं दिसतंय. आणि हे जे वेगवेगळं जे सगळं चाललेलं आहे त्याच्या बाजूनं दुर्दैवानं की हे सगळं एका आयडिओलॉजिकल भूमिका असणाऱ्या पक्षाकडनं होणं साहजिक होतं, हे हा मानते बी आहे. परंतु गेल्या 50 वर्षामध्ये ज्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची गोष्ट ज्या पक्षांनी बोलली गेलेली आहे ते पक्षही दुर्दैवाने या मायनॉरिटीच्या बाजूने काही भूमिका घेताना दिसत नाही. एक सेफ अंतर ठेवतायत. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात झालं याच्याबद्दल त्या पक्षांनी केलं, पण दुसरा कुठलाच पक्ष याच्याबद्दल बोलायला तयार नाही, भूमिका घ्यायला तयार नाही. किंवा नांदेडमध्ये एका दलिताचा अशा पद्धतीने निगृण खून केला जातो. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या बाजूचा त्यांचा मतदारसंघ, त्या मतदारसंघामध्ये दलित मुलाचा मर्डर केला जातो, परंतु त्या मुख्यमंत्र्याला त्या गावात जाऊन दलितांच्या बद्दल काही भूमिका घ्यावीशी वाटत नाही. तर एक प्रकारे या सगळ्यामध्ये दलित मायनॉरिटी हा वेगळा पडलेला गेलाय. आणि जेव्हा जेव्हा इलेक्शनचा प्रश्न येतो तर तेव्हा दलित, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना असं सांगितलं जातं की धर्मांध पक्ष सत्तेवर येतो आहे की तुम्ही आता आमच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे. परंतु दलित, मुस्लिम आणि मायनॉरिटीज हे फक्त इथल्या प्रस्थापित पक्षाला केवळ मतासाठी हवे आहेत. जेव्हा ते त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची गोष्ट करतील, रिप्रेझेंटेशनची गोष्ट करतील, तेव्हा मात्र ते त्याला रिप्रेझेंटेशन द्यायला, त्याचं प्रतिनिधित्व द्यायला ते अजिबात तयार नसतात. ते त्यांच्याबद्दल भूमिका घेत नाही. आणि मग अशा पातळीवर 2024चं संकट जे काही इलेक्शन येत आहे, या 2024च्या इलेक्शन्समध्ये मायनॉरिटीने नक्की काय केलं पाहिजे की या देशामध्ये जे एक बहुसंख्यकवादाचं सगळं राजकारण सुरू झालेलं आहे आणि या सगळ्या बहुसंख्यकवादी राजकारणामध्ये इथल्या मायनॉरिटीचं काय होणार असा आम्हाला जेव्हा प्रश्न पडला तेव्हा असं वाटलं आम्हाला की मायनॉरिटीच्या प्रश्नाबद्दल बोललं पाहिजे. मायनॉरिटीचे प्रश्न किमान इथल्या पक्षांना ते काय आहे ते ऐकवले पाहिजेत. त्याच्याबद्दल ते भूमिका घेतील की नाही नंतरची गोष्ट आहे परत पुन्हा. परंतु किमान मायनॉरिटी हा या देशातला एक महत्वाचा घटक आहे. तुम्ही मायनॉरिटीला सोडून तुम्ही या देशाचं बहुसंख्यकवादी राजकारण किंवा बहुसंख्याकांचं राजकारण करू शकत नाही. आणि जर या देशामध्ये बहुसंख्यकवादाचं राजकारण केलं गेलं तर फक्त एकच मिनिटात संपवतो की बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना सोपवताना जे 1947ला जे भाषण केलं होतं त्याच्यातला एक शेवटचा भाग जो होता की जो बाबासाहेबांनी इथल्या बहुसंख्यकवादी समाजाला दिला होता तो असा होता की जर ते असं म्हणाले होते की जर कोणाच्याही मनात हिंदू मुस्लिम समस्या बळाचा वापर करून सोडवता येईल आणि बळाचा वापर करून मुसलमानांना जिंकता येईल तर हा देश निरंतर युद्धग्रस्त होईल आणि तो कायम युद्धग्रस्त राहील. आणि अशाच पद्धतीनं हा देश एक युद्धग्रस्त राहील अशाच पद्धतीची गोष्ट चालली होती. आणि बाबासाहेबांनी पुन्हा एक बर्गला कोट करून ते असं म्हणाले होते की सत्ता देणं सोपं आहे पण शहाणपण देणं अवघड आहे असं बाबासाहेबांनी कोट केलं होतं. दुर्दैवाने या देशामध्ये इथले सत्ताधीश होतात पण त्यांना शहाणपण येत नाही आणि त्यांना शहाणपण कोणी देऊ शकत नाही. आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणाले होते की जर सत्ता येऊन जर या देशातल्या सत्तेला शहाणपण जर आलं नाही आणि इथल्या मायनॉरिटीच्या प्रश्नाला त्यांनी शहाणपणानं जर समजून घेतलं नाही तर परत हा देश एका युद्धरत परिस्थितीकडे जाईल आणि ते येऊ नये. म्हणून 2001 त्या मायनॉरिटीचा संसदीय राजकारणामधला विश्वास उडू नये
की मायनॉरिटी केवळ या संसदीय राजकारणातला एक खेळ, एक प्यादा बनून राहू नये, त्यालाही त्याच्या रिप्रेझेंटेशनची गोष्ट, त्यालाही त्याच्या हक्काधिकाराची गोष्ट, त्यालाही या देशामधल्या साधन संपत्ती आणि सत्तेमधली आपली मालकी वाटली पाहिजे, अशा पद्धतीचं तसं वातावरण तयार करता येईल आणि त्याच्यासाठी हे पक्ष काय भूमिका घेणार आहे असं आम्हाला वाटलं आणि म्हणून आम्ही मायनॉरिटी मंचची स्थापना केली. ही मायनॉरिटी मंच पुढील काळामध्ये महाराष्ट्रभरामध्ये ही भूमिका घेऊन महाराष्ट्रभर जाईल. धन्यवाद. मनोज कुमार झा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत आणि ते सध्या राष्ट्रीय जनता दलाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणूनही काम पाहतात. झा यांनी 1992 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या सोशल वर्क विभागातून पदव्युत्तर पदवी आणि 2000 मध्ये PhD केली आहे. ते दिल्ली विद्यापीठाच्या सोशल वर्क विभागाचे 2014 ते 2017 या काळात विभाग प्रमुख होते आणि सध्याही ते दिल्ली विद्यापीठामध्ये शिकवतात. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, दिल्लीचं स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर या संस्थांमध्ये पण त्यांनी शिकवलेलं आहे. आणि झा यांनी पॉलिटिकल इकॉनॉमी, बहुसंख्य अल्पसंख्याक संबंध, पीस आणि कॉन्फ्लिक्ट या विषयांवर संशोधन केले आणि हा त्यांचा अभ्यासाचा प्रांत पण राहिलेला आहे. झा यांची राज्यसभेची कारकीर्द ही झंझावाती आहे. जुलै 2021च्या अधिवेशनात त्यांनी केलेल्या भाषणानंतर देशभरात त्यांची लोकप्रियता वाढली. 4 फेब्रुवारी 2022ला झा यांनी राज्यसभेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर जोरदार टीका केली आणि सर्व नागरिकांच्या चिंतेचे प्रतिनिधित्व करणारे निपक्षपाती भाषण करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. ते विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांसाठी स्तंभलेखनही करतात. त्यांचं ॲन इमॅजिनिंग लेटर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, हुज अफ्रेड ऑफ पार्लमेंट सेंट्रल हॉल, क्रॅक्स अँड स्टेन्स हे अलीकडच्या काळातील गाजलेले लेख आहेत. आणि त्यांनी नुकतंच अल्पसंख्य समाजाच्या अधिकारासंबंधी राज्यसभेमध्ये केलेलं भाषणही महत्त्वाचं ठरलेलं आहे. त्यामुळे मी त्यांना भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करतो. AUCL ब्रह्म समाज विज्ञान ग्रंथालय, मेरे सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं और आप सब लोग, पुणे जैसे शहर कम ही बचे हैं अब जहाँ शाम को माइनॉरिटीज पे बातचीत के लिए इतनी बड़ी अक्सरियत बैठी हुई हो. तो मैं समझता हूँ कि इस अक्सरियत के बैठने में वो कहानी छिपी हुई है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब खत्म नहीं हुआ. हालांकि मुझसे कहा गया था, जो सवाल दिए गए थे, सबसे आसान होता है कि गोष्ठियों में जाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, लोगों को आशा दो, क्योंकि लोग निराश हैं. मैं अक्सर कहता हूं कि पूरे देश की हालत ऐसी है कि हम अंधे गुफे में रोशनी का सुराग तलाश रहे हैं. तो जुगनू भी टिमटिमाता मिलता है तो हम पकड़ लेते हैं, ये हमारा हीरो है, यही जुगनू हमको बाहर ले जाएगा. जुगनुओं से रोशनी का सुराग नहीं मिलता और मेरे पास तो जुगनू भी नहीं है. तो मैं सिर्फ आपकी परेशानियों में अपनी परेशानियां जोड़ूंगा और समाज की हकीकत के लिए डोलो 65 या क्रोसिन 650 की तरह की कोई दवा नहीं होती है कि सर में दर्द है तो क्रोसिन 65, या हाल के दिनों में कोविड में डोलो 650 बहुत पॉपुलर हुआ था. उसके कारण अलग थे, लेकिन मैं एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा. मैंने पार्लियामेंट में भी इसको सुनाया था. इस कविता को राही मासूम रजा ने लिखा था 80 ईस्वी में, 80s में, एग्जैक्ट ईयर मैं नहीं बता पाऊंगा. हम लोग उस समय स्कूल से निकल करके, निकले भी नहीं थे, शायद निकल गए थे. हाँ, तो ये कविता कुछ यूं है. मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो. मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से ये कहता हूं, मेरा भी एक संदेश है.
मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो, मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव के मुंह पर फेंको और उस महादेव से कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, यह जलील तुर्कों के बदन में गढ़ा गया गाढ़ा खून बनकर दौड़ रही है। ये राही मासूम रजा ने 80 के दशक में लिखा था। 43 वर्ष बाद मेरे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है कहने को। इस देश में खास तौर पर मुसलमानों और दलितों की यही स्थिति है, खास तौर पे। और उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजरा। वो पीड़ा रोहित वेमुला का हो सकता है, वो पीड़ा उमर खालिद का हो सकता है, आप में से बहुतों को मालूम नहीं होगा शायद। उमर खालिद हो, गुलफिशा हो, मीरान हैदर हो, इन सब से हमारा ताल्लुक रहा है, हमने कई मसलों पर साथ काम किया। मीरान हैदर हमारी पॉलिटिकल पार्टी का यूनिट का एक लड़का था, कोविड में लोगों को मदद कर रहा था। मैं यकीन के साथ कहूं ना, मैंने कई बार कहा है, वो मच्छर नहीं मार सकता, इतना डरपोक, और आप उसको दंगे के आरोप में अंदर किए हुए। तो क्या है ना कि मैं अक्सर कहता हूं पार्लियामेंट में भी कि इस देश में नाम में कुछ नहीं रखा है, सरनेम में सब कुछ रखा है। आपका सरनेम लाइसेंस है, आप कहां तक जाओगे, या आपका सरनेम इस बात की पुष्टि कर देगा कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो बहरहाल एक छोटी कहानी मैं सुनाता हूं। मुझको हमारे एलिन जी ने कहा था कि 1 घंटा, मैं 1 घंटा बोलूंगा नहीं, मैं 20 मिनट आप लोगों के साथ संवाद करना चाहता हूं। अपने हिस्से में आधे घंटा रखता हूं, 20-25 मिनट मैं संवाद करूंगा, नहीं तो एक तरफा बात हो जाएगी और आप मेरी मन की बात सुनने के लिए क्यों बैठेंगे। उसके लिए कोई और है, और उनसे वो स्किल कोई छीन नहीं सकता। आप लाख सर पटक के मर जाए वो मानेंगे नहीं। तो हुआ यूं कि एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक राजा था, कहानियों में अक्सर राजा ही होता, कभी सुना नहीं होगा कि एक लोहार था, एक कुम्हार था, एक चर्मकार था, राजा था। अक्सर रानियां भी नहीं होती हैं, राजा ही होगा। पुरुष प्रधान देश है, सोच में ही पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है, सारे शब्द देख लीजिए। तो राजा को जाहिर है, राजा था तो बेटी कैसे होगी, बेटा था एक, तो वो राजकुमार था। बेटी तो स्लोगन में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो राजा का एक बेटा था, राजकुमार था। राजा की पत्नी चल बसी, तो राजा ने अपने बेटे की परवरिश एक अलग तरह से की। हर रात को वो बिस्तर पे उसको लिटाते वक्त सुनाता था कि बेटे, टापू नाम की कोई चीज नहीं होती, टापू कोई चीज नहीं होती, सुंदर राजकुमारियां नाम की कोई चीज नहीं होती, और भगवान नहीं होते। बेटा सुनता रहा बचपन से, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर 13 14 15 की उम्र में वो आया। और ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है, जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है कि ये संदूक ना खोल, तो आप उसी संदूक उसी बक्से को जाके खोल लीजिएगा। तो उस बच्चे ने एक दिन तय किया कि मैं घर से बाहर निकल के देखूं। तो काफी दूर चलता हुआ गया, तो उसने देखा चारों तरफ पानी है, एक सूखी जमीन है। उसने देखा कुछ आकृतियां बड़ी सुंदर सुंदर सी। तब तक एक आदमी आता दिखा उसे। तो उसने उस आदमी से पूछा कि भाई मैं कहाँ हूं? बोला तुम टापू पे हो। बोला अच्छा, टापू होते हैं? बोले ये सुंदर आकृतियां क्या है? तो ये राजकुमारियां हैं। बोला फिर तो तुम भगवान हो गए? बोला हाँ मैं भगवान हूं। अब बच्चा राजकुमार साहब वापस घर आए, पिता से झगड़े, खाना खाने से इनकार कर दिया। पिता ने पूछा क्या उसके शर्ट की बाह मुड़ी हुई थी जैसे मेरी मुड़ी हुई है? तो बच्चे ने कहा हाँ, राजकुमार ने कहा हाँ। बोले ये तो टुच्चा सा जादूगर है, कहाँ का वो भगवान होगा, वगैरह वगैरह। फिर बच्चा कई महीनों बाद आया और आते ही छूटते ही कहा कि ये राजकुमारियां नहीं है, ये टापू नहीं है, और तुम भगवान तो कतई नहीं हो। तो उसने कहा बिल्कुल मैं भगवान नहीं हूं, तुम्हारे पिता ने सही कहा, मैं जादूगर हूं। लेकिन तुमको जादू में रहने की आदत है। जब तक कि तुम जादू का तिलिस्म नहीं तोड़ोगे, तुम इंसान नहीं बनोगे। हम सब उस जादू के तिलिस्म के मारे हुए हैं। हमें एक जादूगर ने
सिर्फ 10 वर्ष से ही नहीं, उसने अपने तिलिस्म में बांधा हुआ है। हम उसके आगे नहीं सोच रहे। वो हमारी सोच को निर्धारित करता है। वो ये तय करता है कि हम कौन सा वीडियो देखेंगे, कौन सा वीडियो नहीं देखेंगे। वो ये तय करता है कि देश में शाम को चर्चा क्या होगी। वो ये तय करता है कि आप भूखे मर जाएं, रोहित वेमुला आत्महत्या कर ले, लेकिन शाम को चर्चा होगी पाकिस्तान एयरलाइंस बहुत परेशानी में चल रहा है, बिकने वाला। अरे अपना वाला तो बिक गया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में उसकी इंटरनेशनल एयरलाइंस परेशानी में है, तो उसमें यहां आप सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान सेंट्रिक है, ये जादूगर का तिलिस्म है, और इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तोड़ पाएगी। आप इतनी शिद्दत से मुझको मत देखिए। मेरे पास डोलो 65 नहीं, 650 नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि इसी तरह का तिलिस्म हम भी पैदा करेंगे। उसमें क्या होगा? एक तिलिस्म दूसरे तिलिस्म से हारेगा, लेकिन जादूगर आप पे चढ़ा रहेगा। कभी वो जादूगर गुजरात का होगा, कभी वो आंध्रा का होगा। एक आध छोटे मोटे हम जैसे बिहार वाले भी आ जाएंगे बीच में। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, इतना सहज और आसान नहीं है एक ब्लूप्रिंट लेकर के बैठना और उस पर बात करना। आपको याद हो, मैं यहां कई लोगों को देख रहा हूं जो मेरी उम्र के हैं, कुछ मुझसे बड़ी उम्र के भी हैं। 1960 के दशक में जब फिल्में, मैंने एक दौर में कुछ काम किया था कि फिल्मों में मुसलमान कैसे दिखाया जाता है। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। 60 के दशक में या उससे थोड़ा पहले चले जाइए तो मुसलमान को ऐसे दिखाया जाता था जैसे उसको पान खाने और शतरंज के अलावा कोई काम ही ना हो। उसका खेत नहीं है, उसको मुर्गियां नहीं पालनी है, उसको गाय बैल नहीं, ढोंगट नहीं करना है, वो बस हुक्का लेकर गुड़गुड़ गुड़गुड़ और शतरंज खेल रहा है। चलिए, थोड़ी स्थिति बदली। फिर 60 में एक मुसलमान आया, एक खास किस्म का राष्ट्रवाद था। वो किसी दूसरे के लिए अपने सीने पर गोली खाएगा, पठान। वो भी अतिरेक था, एक्सट्रीम वर्जन। अरे साहब, आम मुसलमान वो दुकान करता है यार, हमारी ही तरह वो भी कतार में खड़ा होता है, गैस का सिलेंडर ले जाता है। उसे भी राशन की दुकानों में खड़ा होना। कहां तुम उसको बना रहे हो? या तो वो शतरंज का खिलाड़ी बनेगा, या हुक्का गुड़गुड़ाएगा, या नहीं तो किसी और के लिए गोली ले लेगा। चलिए, फिर भी ठीक। अजान हुआ करता था 60 और 70 की फिल्मों में, उसके बाद लोग गले मिलते थे। अब आइए 80-90, अजान जैसे ही हुई, बम एक्सप्लोड होता है स्क्रीन पे। अजान का मतलब कर दिया कि अब बम फटेगा कहीं ना कहीं, उसके बाद गोलियां चलेंगी। तो ये आपके हमारे रिश्तों को तार तार करने में इन मीडियम्स का जो योगदान है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। मैं बता रहा हूं, और ये खतरनाक परिस्थिति में मेरा करियर शुरू हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया से। बहुत कम उम्र में मैं वहां फैकल्टी लग गया था। आई वाज 25। तो मैं ट्रैवल कर रहा था अपने गांव के लिए, एक ट्रेन है। तो लोगों ने पूछा कहां काम करते हैं, मैंने कहा जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं कंपार्टमेंट में। 6 लोग थे, और जामिया मिलिया मतलब मान लिया कि मैं मोहम्मद शाहिद होऊंगा या फलाना होऊंगा, तो मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है। फिर उसके बाद धीरे 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 मेरे किसी रेफरेंस से उनको लगा, तो फिर पूछा कि अच्छा सर, बुरा मत मानिए, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मनोज। अरे सर, पहले ना बताते। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे समाज की हकीकत है। 47 में जो बंटवारा हुआ ना, तो एक बाघा बॉर्डर है। अब तो गांव बट गए, गली बट गई, बल्कि यूं कहूं तो घर बट गए। एक घर के 4 सदस्य हैं, चारों के व्हाट्सएप पे अलग मैसेज आया करता है। सुबह बेटा आकर के पिता से कहता है, तुम बेकार नेहरू नेहरू करते हो यार, वो तो बहुत अय्याश आदमी था, बहुत खराब आदमी था, उसी ने देश को खराब किया है। पिता हक्का बक्का, ये कहां से ये सीख रहा है? कहां, किसने तुम्हें ये बताया? मोबाइल में आया है सब। ये जो मोबाइल में आया है ना, वो जा नहीं रहा, और उसके ना जाने में हमारी आपकी दिक्कत है।
नेहरू जैसी शख्सियत, आपको कांग्रेस से विरोध हो सकता है। नेहरू ने इस देश को बनाने में अपने को गला लिया। आज जो संस्थाएं और संस्थान हम देख रहे हैं वो इसी बदौलत हैं। उसके पास बहुत बड़ी आजादी, बहुत बड़ा मैंडेट था। इन साहब के पास तो कुछ भी नहीं है। उतना बड़ा मैंडेट लेके वो आदमी तानाशाह नहीं बना। छोटी सी अपोजिशन थी उस समय पार्लियामेंट की, छोटी सी, अभी तो बड़ी अपोजिशन है। नेहरू पूरे दिन बैठते थे और अपोजिशन के मेंबर्स को सुनते थे। ये साहब तो अपनों को नहीं सुनते तो अपोजिशन को कहां से सुनेंगे। खैर, उसमें मुझे कोई दिक्कत, ना सुने लेकिन सुनाए भी नहीं इतना। ये जो चीजें हैं, मैं एक एक करके छोटी छोटी 2-4 चीजों को कहूंगा। आपने कहा था मुझे कि माइनॉरिटी किस नजर से 2024 को देखें। मैं आपका सवाल पलटना चाहता हूं, 24 माइनॉरिटीज को कैसे देखें। सवाल माइनॉरिटीज का नहीं है कि वो कैसे देखें, सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टीज माइनॉरिटीज को कैसे देखें। आप लोगों के बीच में आने से पूर्व मैं अंदर में कुछ लोगों से बात कर रहा था, आप थी वहां। मैंने कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में आप बैठिएगा ना, इस आदमी ने इस देश को ऐसा बना दिया है कि अब लोग कहते हैं अरे यार थोड़े दिन मुसलमानों के मामले पे चुप हो जाओ। मैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। कुछ ही अपवाद है, थोड़ा मैं अपनी पार्टी को अपवाद मानता हूं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी जब आप कोर मीटिंग्स में बैठेंगे तो पता है देश का माहौल बदल गया। 370, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा। कल भी 4 जवान हमारे शहीद हुए, कल भी। और देश का गृह मंत्री जब आर्टिकल 370 विड्रॉ किया जा रहा था 2019 में, तो पार्लियामेंट के पटल पे उन्होंने कहा कि अब कोई आतंकी वारदात नहीं होगी। और मैंने कहा था उनके सामने कि भगवान के लिए फिलिस्तीन मत बना दीजिए अपने कश्मीर को। इतिहास गवाह रहेगा। आज मुझे गालियां उस दिन दी गई, क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने यहां तक कहा कि आप तो पाकिस्तान के टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं। तो भैया मैंने थोड़ा ही कहा था पाकिस्तान टीवी को कि मुझे दिखाओ, लेकिन मैंने एक हकीकत अपने देश के लिए कही थी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वहां हैं, मेरे कुलीग्स वहां हैं। नॉर्मैलिटी दिल्ली से नहीं होती है, नॉर्मैलिटी वैली में, जम्मू में, लद्दाख में होनी चाहिए। हम क्यों अपने जवान खो रहे हैं? तो 370 पर जब बहस हो रही थी, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता जिनका बहुत सम्मान करते हैं, जिनसे उम्मीद लगाते हैं, वो बाहर बैठ के बात कर रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश बीजेपी में चले गए। अब वो बाहर कह रहे थे देश का मिजाज बदल गया है, देश अलग तरह से सोच रहा है। यानी कि जो ये बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण है, इससे अलग मत जाओ, इसी में वोट तलाशो। बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को छोड़िए, हिंदुओं के लिए। मैं जिस इलाके से आता हूं, बिहार के, जिस महीने में सीता की शादी हुई थी, आज भी उस महीने में बेटियों की शादी नहीं होती। स्वीकार करेंगे लोग इस बात को? क्योंकि यह माना जाता है मेरे इलाके में कि सीता का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। जब हमारे यहां के फोक सॉन्ग्स को सुनिएगा, लोकगीत को, तो लड़की के लिए वर मांगते हैं शिव के जैसा। फक्कड़ था लेकिन समर्पित था। राम जैसा नहीं मांगते। मुझे राम से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस देश के हिंदू धर्म में भी डाइवर्सिटी है, बहुलवाद है, विविधता है। हिंदुत्ववादी बहुसंख्यक दृष्टिकोण उस विविधता को भी खत्म करता है। मैं तो जाति की बात भी नहीं कर रहा हूं, उसमें बाद में आऊंगा। बड़े लोग कह रहे हैं कि स्टालिन साहब के बेटे ने सनातन का विरोध कर दिया। है क्या ये चीज? सनातन का अंग्रेजी अनुवाद करिएगा तो मतलब होता है इटर्नल। क्या चीज इटर्नल है इसमें? कोई पूजा पद्धति उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एक जैसी है? मैं मंदिर ना जाकर के भी हिंदू बना रहता हूं। आप 100 दफा नाक रगड़ते हो तब भी आप ही हिंदू रहते हो, कोई हायर डिग्री नहीं हो जाएगी आपकी।
इलाके के अलग देवता हैं, कुल देवी है। पूरब की ओर जाओ हमारी तरफ से, बिहार क्रॉस करके असम, तो पुरुष देवता कम दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगी, देवियां दिखती है। ये बहुलवाद है। और सनातन के नाम पर अगर आप कास्ट हिरार्की को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं तो आप बहुसंख्यक हिंदुत्ववाद के नाम पर इस देश को 1000 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। आपको तालियां मिल रही हैं आज। मैंने तो उस दौर के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा है आप में से कितने लोगों ने। एक वक्त था कि जर्मनी में आदरणीय के बारे में उनके खिलाफ कोई सुन नहीं सकता था, और एक दौर आज ये भी है कि उस परमादरणीय के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है। ये दोनों ही चीजें हमारे यहां भी वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो पीड़ा है वो ये पीड़ा ये है कि बहुसंख्यकवादी हिंदुत्ववाद के नाम पर आपने इस देश को 1000 साल पीछे ले जाने के तमाम इम्कान जो हो सकते हैं, तमाम की इमेजेस जो हो सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। अधिकांश लोग मिडिल क्लास के खुश हैं। मुसलमानों को टाइट कर दिया इस आदमी ने। क्या टाइट कर दिया भाई? तुम्हें टाइट कर दिया। तुम खत्म हो गए हो अपनी नजरों में, अपने बच्चों की नजर में, अपने पड़ोस की नजर में। तुम्हारे बच्चे जब अगला एक बेहतर हिंदुस्तान जब देखेंगे ना, तो तुमसे कहेंगे तुम बोले क्यों नहीं भाई, तुम चुप क्यों बैठे रहे। और ये बात सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज से भी पूछेंगे। तो मैं जो ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है इस पोलराइजेशन को, इस ध्रुवीकरण को। 1980 के ही दशक में, अच्छा अगर किसी भी क्षण लगे बोर कर रहा हूं तो इशारा कर दीजिएगा। मतलब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो मतलब अपने छात्रों की आंख दिखता रहता हूं। जैसे ही लगता है कि आंख में अब वो बात नहीं रही तो मैं उसके बाद फुल स्टॉप मार देता हूं। एनीवे, तो 80 के दशक में, अच्छा एक बात और बताऊं, मैं पूरी तैयारी में आया था लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अब इसको देखने का। तो 80 के दशक में राही मासूम रजा फिर से ला रहा हूं। कमलेश्वर जी एक हिंदी के बड़े लेखक थे। उन्होंने कमलेश्वर के नाम गंगा नाम की एक पत्रिका आई थी जो कुछ ही वर्षों में मर भी गई। गंगा नहीं, पत्रिका मर गई। गंगा तो अभी भी है, सूखते साखते भी अभी बची हुई भी है। तो उन्होंने लिखा कि यार कमलेश्वर ये मौसम बदलने का नाम क्यों नहीं ले रहा। उनका ताल्लुक इस बात से था कि समाज में जो पोलराइजेशन था, लोग बट गए थे, बट रहे थे। उस वक्त पूरा बटे नहीं थे। उस वक्त एक बड़ी आबादी थी जो मायूस थी कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। मैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन के दिनों की बात कर रहा हूं। हम लोग खुद भी छात्र थे। हम जब सड़कों पर उतरते थे इसका प्रतिकार करने के लिए तो हमारी आबादी बहुत बड़ी होती थी, लेकिन आज 40 वर्षों में हमारी आबादी घट गई है। जिनको मायूस होना था उस वक्त, जो मायूस थे, आज उनमें से एक बड़ी आबादी है जिन्हें मजा आ रहा है, जिन्हें लगता है कि देश तो ऐसा ही चाहिए था, नेहरू गांधी ने खराब कर दिया था, देश तो हमें ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान टाइप। वो जो पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश 47 में अधूरी रह गई, वो हिंदू पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। और कमाल ये देखिए, अब पाकिस्तान सभ्य होने की कोशिश कर रहा है। रथ का पहिया पता नहीं कब किधर पलट जाए। तो अब पाकिस्तान सोच रहा है यार थोड़ा हम भी सभ्य देशों की श्रेणी में आए, और हमने तय किया ना, हमको तो वही वाला बनना है 47 में जो छूट गया था हमसे। ये लड़ाई का मूल बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है। और इसमें अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने ये सवाल मुझसे किया कि मुसलमान क्या करे, वो तो किसी करने लायक नहीं है भाई, उसे टिकट देने में लोग आनाकानी करते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी सीट पे मुसलमान नहीं दिया जाता, पोलराइज हो जाएगा, कम्युनलाइज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना होता है क्या? देयर इज समथिंग कॉल्ड, अब तो आज मधु दंडवते जी के बारे में भी चर्चा हो रही होगी,
वो लोग तो इतनी माइनॉरिटी वाले अपोजिशन थे कि चर्चा ही ना करो। अगर उन्होंने भी तय कर लिया होता कि मेरा काम सिर्फ चुनाव लड़ना है और मैं पब्लिक एजुकेशन में नहीं जाऊंगा, अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट इंगेज विथ पीपल, एडुकेट देम। ये काम हम सब ने छोड़ दिया। हमसे बढ़िया ये काम बीजेपी करती है। हम चुनाव की घोषणा के बाद जागते हैं, अच्छा इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया, हाँ अब काम करना होगा। बीजेपी 24 घंटे सातों दिन अपना ज्ञान बांटती रहती है। उसके लिए हर क्षण चुनाव है और उसको अपनी मुद्दे पे मेहनत भी नहीं करनी है ना। वो मसाला तैयार है उनके पास, वो आउटडेटेड नहीं हो रहा अभी, वो चल रहा है मसाला, तो वो मसाला परोसते रहते हैं। उसके बरक्स दूसरा मसाला परोसा ही नहीं जा रहा है। दूसरा वैकल्पिक एक जो नजरिया होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अब मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, उदाहरण के लिए कहता हूं, चलिए कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन क्या विचारधारा की जीत होगी वो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चुनाव अंगणित नहीं है, सिर्फ अंगणित से आप चुनाव जीत जाइएगा लेकिन देश हारते रहेंगे। विकल्प देश के सामने स्पष्ट है, चुनाव भी जीतना है और देश भी जीतना है, देश को रिपेयर करना है। यहां आने से पूर्व मैं कह रहा था कि 50 साल कम से कम लगेंगे, शायद हम में से अधिकांश लोग ना हो, लेकिन जो यंग लोग हैं आपको 50 साल काम करना पड़ेगा। इतना डैमेज हो चुका है, इतना अंदर तक घुस गया है। हिंदू मुसलमान जाति को लेकर के इतनी वैमनस्यता हमने कभी नहीं देखी थी और कभी सोचा भी नहीं था इतनी वैमनस्यता इस देश में होगी। गाय बहुत प्रिय जानवर है, अगर सींग बड़े ना हो तो प्यार करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी बुरी रही है कि जब जब मैं गाय के पास गया हूं, मुझे रिटर्न गिफ्ट बहुत खतरनाक मिला है। एक इंसान की जीवन की कीमत एक गाय से ज्यादा क्या हो गया है? इंसान भूखे प्यासे मर जाए, शेल्टर ना हो, उसके पास आश्रय ना हो, जाड़े में मर जाए तो वो आंकड़ा होता है कि भयंकर सर्दी में 4 लोग ठिठुर के मर गए, 4 लोग ठिठुर के मर गए। स्टैटिस्टिक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। लेकिन एक गाय, मुझको तो लगता है कि हम भारत के लोग, जो पूरी हमारे प्रियम्बल है, अब एक कहीं ऐसा न बने हम भारत की गायें, वी द कॉज ऑफ इंडिया। तो ये चीजें होती गई, हम देखते रहे। अब विपक्ष के भी जो लोग हैं वो भी गाय गोबर में ही आ गए। कोई दिक्कत नहीं, करिए। मैंने कहा ना, गाय पशुधन है, पशुधन के नजरिए से देखिए, प्रणाम भी कीजिए, सब करिए, लेकिन उसको इंसान से ऊपर मत रखिए। इंसान से ऊपर रखने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में इंसानी वैल्यूज ही नहीं है, उन मूल्यों के लिए आपके समक्ष कोई कदर नहीं है। एक एक चीज अगर आप निरीक्षण करें, लिंचिंग की बात मेरे साथी कर रहे थे। लिंचिंग, आप शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि नहीं, एक लिंच नाम के व्यक्ति थे, उनको पेड़ पे लटका करके ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान उनका स्किन खींच लिया गया था। उस दिन से यह शब्द आया हमारी वोकैबुलरी में, लेकिन हम उस वोकैबुलरी को हमने काफी इजाफा किया बीते कुछ वर्षों में। लिंचिंग को नॉर्मलाइज कर दिया, घृणा को नॉर्मलाइज कर दिया, वैमनस्यता को नॉर्मलाइज कर दिया। बड़े बड़े लीडर अपोजिशन के भी कहेंगे, यार मानो तो एक बात, मुसलमान भी तो अति करते हैं। मुसलमान का, एक मुसलमान लड़के का क्राइम उसके मजहब का क्राइम हो जाता है, एक अपर कास्ट हिंदू का क्राइम उस व्यक्ति का क्राइम होता है। यह व्यक्ति और समुदाय का फर्क हम मिटा देते हैं अक्सरियत और अल्पसंख्यक के बीच में।
मैं मनोज झा मेरा सरनेम, मैं अपर कास्ट से आता हूं, मैं कुछ करूं, कोई ये कहेगा कि ये हिंदू इस तरह के हिंदू, मैं व्यक्ति के रूप में माना जाऊंगा कि मैंने बुरा किया। लेकिन अशरफ ही अगर ये काम करे, देखो मुसलमान ऐसे ही होते हैं। वी एंड दे की बाइनरी इतनी सख्त हो गई है, हम और वो, और हम सब ने, यकीन मानिए मैं आप, हम सब ने इसको लेजिटिमाइज किया। क्योंकि देखिए, इसका प्रतिकार ना करना भी इसको स्वीकार करना होता है। आप कहिएगा हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट कार्ड लिखेंगे राष्ट्रपति के नाम से। कुछ नहीं करेंगे तो इसी दंडवती, क्या नाम है इस पुल का, दांडेकर, नहीं पुल जो है आगे कहीं दांडेकर, वहां खड़े हो सकते हैं प्ले कार्ड लिखे। कितनी दफा हम खड़े हुए, 14 से 19 में ये सोचते रहे कि 19 में ये चला जाएगा। मतलब हम भाग्यवादी लोग हैं। हमको लगता है कि अरे बीजेपी के अंदर बहुत उठापटक चल रही है, लेकिन हम अपने आप में लड़के मारे जाएंगे। ये भाग्यवाद है, नियतिवाद है। हमको लगता है ऐसा हो जाएगा। 2019 हम में से कितनों को पता था कि पुलवामा हो जाएगा? उसके बाद वो चुनाव नहीं होगा, श्रद्धांजलि सभा होगी। 19 का हर एक वोट, इट वॉज अ वोट फॉर मार्टर्स, इट वॉज नो मोर एन इलेक्शन। और यू कैन नॉट रूल आउट। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी क्या भूमिका है? अगर हम सब थोड़ा थोड़ा प्रतिकार करते रहे, अपने अपने स्तर पर अपने बगल के शाहिद को प्रोटेक्ट करते रहे। लोग दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, सिर्फ शाहिद के लिए नहीं। अब कोई रेप विक्टिम है, लोग उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। ये देश इतना बुरा कभी नहीं था। ऐसा नहीं था कि बड़ा स्वर्णिम था। There was nothing golden about us, but there was actually nothing कोयला about us. ये परिस्थितियां हमारी कभी नहीं रही। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा, सेक्युलरिज्म को गाली बना दिया गया है इस देश में, बिना जाने गाली। अब सेक्युलर को सिक्यूलर लिखते हैं, SICKULAR, यानी कि बीमार। कौन लिख रहे हैं? जिनको पता ही नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि मेरी डाइवर्सिटी शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, एंड विच आई गिव अ रेफरेंस टू यू, कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हो सकता है कि अयोध्या में जो हिंदू की संकल्पना मैं नहीं हूं, वेंकटेश्वर मंदिर में जो मैं नहीं हूं। ये डाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट होगी? इस्लाम भी मोनोलिथ नहीं है। एक भोजपुरी में कव्वाली प्रॉफिट के जन्म के समय की, बारो घी के दिए ना भैले अमना के ललना, बारो घी के दिए ना भैले अमना के ललना, प्रॉफिट के बारे में। और ये कव्वाली पाकिस्तान में गाई जा रही है, और ये भोजपुरी में गाई जा रही है। और किसी को ये नहीं कहा कि तुम काफिर हो गए। तो ये डाइवर्सिटी इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। लेकिन हमें आदत है, हमारे देश में क्या है ना कि कास्ट सिस्टम ने हमें, हमारा इतना क्या कहूं, बेड़ा गर्क किया है कि हमको ऊंच नीच हर जगह चाहिए। निचली से निचली जाति को भी ये देखना पड़ता है कि हमारे नीचे कोई है कि नहीं है। हाँ है, ठीक, आई एम ग्लैड। ये हमारे इंग्रेन हो गया, यहां घुस गया। और अगर किसी जाति को अपने नीचे कोई जाति नहीं मिलती है तो वो क्षेत्र के आधार पर कहता है कि कोल्हापुर में तो हम शादी ना करेंगे, फलानी जगह ना करेंगे, वहां के लोग बड़े ये होते। ये कहते हैं कि हिरार्की का नॉर्मलाइजेशन, पोल्यूशन प्यूरिटी का नॉर्मलाइजेशन, ये हमारे कॉग्निटिव फ्रेम में घुस गया। और मैंने कहा हिंदुस्तान तो कमाल का देश है। हमारे यहाँ छठ के वक्त ठेकुआ बनता है। ठेकुआ कोई जानते हैं? कोई बिहार का किसी का दोस्त है कोई? ठेकुआ, तो ठेकुआ जो बनता है वो मैदा आटा जिसका भी हो तैयार किया जाता है, मसाला, और एक वुडन फ्रेम होता है, उस पे उसको देते हैं तो उसकी शक्ल ले लेता है।
फिर उसको घी में छानते हैं, तलते हैं। हिंदुस्तान वो ठेकुआ का वो वुडन फ्रेम है, इस्लाम आया उसमें जाति आ गई, ठेकुआ हमने अपना वाला वुडन फ्रेम दे दिया। क्रिश्चियनिटी आई, जाति आ गई उनके अंदर। तो जाति पूरी दुनिया को देने के लिए हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये हमारा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। पूरी दुनिया को हमने एक ऐसी चीज दी है, उससे निकल ही नहीं पाएगा वो धर्म बदल ले, जात नहीं बदल पाएगा। तो इन हालात में जब घृणा नॉर्मलाइज होती है तो चीजें मुश्किल होती जाती हैं। पहली बात तो मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज के साथ संवाद की जो हमारी शैली है उसको बदलना होगा। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, शेकन कॉन्फिडेंस के साथ, और उसमें सिर्फ बीजेपी का रोल नहीं है। और साइलेंस हैज एग्रेवेटेड दैट। स्पीक टू देम। उनको कहने को बहुत कुछ है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं कहूंगा आप यहां हैं, हमने कई समूहों में, अभी हाल में दिल्ली में एक इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग हुई थी मुस्लिम यूथ की। मैंने कहा आप अपने अपने इलाके में टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करिए और भेजिए। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट कम क्लीन ऑन इट। हम बोले कि हम इसको मानते हैं या नहीं मानते। फिर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एजेंडा सेटिंग। पूरे विपक्ष का काम हो गया है रिएक्टिव एजेंडा, प्रोएक्टिव एजेंडा हमारा नहीं। जहां जहां प्रोएक्टिव एजेंडा होता है वहां जनता आपको सुनती है। मैं आपको ताजा उदाहरण कर्नाटक का देता हूं, या उससे पहले बिहार। हम लोगों ने, हमारे लीडर तेजस्वी जी ने, हमने कहा कि हम इनको मोदी जी के पिच पे जाने ही नहीं देंगे। हमने जॉब, हेल्थ, इरिगेशन और उसी पे बोलते रहे। मोदी जी आते थे हिंदू मुसलमान, हिंदू, क्योंकि देखिए उनका भी कोई दोष नहीं है, उनको जो आता है वो वही बोलेंगे। एकमात्र चीज जो उनको आती है कि कैसे अच्छे भले समाज को बांट दिया जाए। इसमें उनका मुकाबला भगवान न करे, कोई करे। फिर तो हमने बिहार में उनको उनके पिच पर जाने ही नहीं दिया पॉलिटिक्स को। अंततः चूक गए हम कुछ सीटों से। बाद में फिर हमारी ही सरकार बनी नीतीश जी के साथ। कर्नाटका में कांग्रेस ने वही किया, तेलंगाना में वही कर रही है। आपको अगर मैं बहुत सहज शब्दों में कहूं, क्लास नैरेटिव को जिंदा करना है। और क्लास नैरेटिव को जिंदा करने का मतलब यह नहीं है कि वामपंथी। हालांकि मैं अपने तय ये मानता हूं कि राजनीति दिल से होनी चाहिए, और दिल चूंकि आपके शरीर के बाएं हिस्से में है तो थोड़ा बहुत वामपंथी होना चाहिए। तो वो क्लास नैरेटिव को लाना होगा। क्लास नैरेटिव में बहुत सारी चीजों का मैं समझता हूं कि उसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है। और एक और चीज आखिरी इस श्रेणी में, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी उनको अपने कंजर्वेटिव फेसेस से लड़ना है लगातार, तब लड़ाई और बेहतर होगी। और वो लड़ाई होनी हो, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, बाकी किसी। एक फैज साहब ने पाकिस्तान के लिए लिखा था और मैं खास तौर पे आप लोगों के लिए लेके आया था ये। हालांकि मेरी इच्छा है कि पार्लियामेंट में मैं एक दिन इसको पढ़ूं। हालांकि पार्लियामेंट में आजकल कविता पढ़ना बड़ा खतरनाक हो गया। आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो हुआ यूं कि अभी हाल में वुमेन रिजर्वेशन बिल पे मैंने एक दलित पोएट ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ही थी वो कविता मैंने पढ़ी, ठाकुर का कुआं। और पढ़ने से पहले मैंने ये कहा कि वो ठाकुर मेरे अंदर भी है। मैंने कहा ये जाति विशेष का प्रतीक नहीं है, ये डोमिनेंस का प्रतीक है। लेकिन कई लोग पूरे देश में मेरी जीभ काटने, मेरा गर्दन काटने। एक ने तो कहा कि गर्दन काट के हाथ में दे देंगे। तो मैंने मीडिया वालों से कहा यार जब गर्दन कट जाएगी तो हाथ कौन सा यूं लेने के तैयार है।
गर्दन कट गई मतलब गिर गया। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि असहिष्णुता अब सारे बांध तोड़ चुकी है। इसलिए ये कविता मैं पढ़ करके और फिर ओपन करूंगा। ये अपनी हकीकत भी है, जो पाकिस्तान की हकीकत थी फैज साहब के टाइम में। फैज अहमद फैज, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी गाजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जान ले ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहे न सुने मासूमों की, जिस देश के गलियों कूचों में हर संत फिहासी फैली हो, जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटा चीनी का बहराम फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश में हर चौराहे पे दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश में सादा लौह इंसान वादों पे ही डाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। शुक्रिया। जय हिंद।